हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का करने वाले हैं सेट 3। ठीक है, सेट 2 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाके देख लीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 20 तारीख से है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा कर लीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया गया है, साइंस का, हिंदी का, सबका ऑब्जेक्टिव जो है अपलोड कर दिया गया है। सबका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, तो सेट 3 कर रहे हैं। तो सेट 3 का हम पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलिए हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो जाता है, कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? मतलब ये जो कॉर्न लॉ है उसे क्यों समाप्त किया गया और इसके समाप्त करने से क्या परिणाम हुए? तो देखिए, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगाने के नियम को कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब जो ब्रिटेन में है उसमें मक्का जो है उसके आयात पर रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया, जो नियम बनाया रोक लगाने के लिए, उसे ही कॉर्न लॉ कहते हैं। ठीक है, जिससे ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ की दाम बढ़ गई। ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ की दाम बढ़ गई, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया, फिर इसे समाप्त करना पड़ा। ठीक है, अगला चलिए, अगला हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पेनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? तो वो हमला क्यों किया वही बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे क्यों ख़त्म किया? तो ब्रिटेन की महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करती थी। तो जब स्पेनिंग जेनी मशीन आया तो उन्हें अपनी रोजगार छीन जाने का डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने हमला किया। मतलब जो वो थे ना, जब कोई नया रोजगार या तो कोई नया मशीनें आती थी तो वो उनका विरोध करती थी। तो जब स्पेनिंग जेनी मशीन आया तो उन्हें लगने लगा कि मेरा रोजगार ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हमला किया। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन बता रहा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर बता देना। तो राजनीतिक दल में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं, जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। ठीक है, और एक ठो और हमने अंतर बता दिया। दूसरा है, देखिए, राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है जिसकी जड़ें गहरी होती है, जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। मतलब जो राजनीतिक दल की जो शक्ति होती है उसके जड़ें, मतलब उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा ऊपर तक होती है, लेकिन जो दबाव समूह है वो केवल जनता के शक्ति पर निर्भर रहती है, मतलब जनता के द्वारा ही निर्भर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। तो कुछ चौथा क्वेश्चन मेरा है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूप में होती है, जैसे क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और समूह में सत्ता का बंटवारा। ठीक है, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और समूह में सत्ता का बंटवारा, ये होगा आपका चौथा का आंसर। पाँचवा की तरफ चलते हैं। तो देखिए पाँचवा हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा गया है? मतलब ये दो क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन है। जैव विविधता किसे कहते हैं और इसका श्रेष्ठ विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा गया है? ठीक है, तो पहला है, जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और राजस्थानी पारिस्थितिक तंत्र सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच भिन्नता है और पारिस्थितिक परिसर इनमें से एक हिस्सा है। मतलब जो ये जैव विविधता है ना, वो स्थलीय, समुद्री, रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र सहित सभी स्रोतों से जीवित जंतुओं के बीच जो भिन्नता बनाती है उसे ही हमने जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये जो इसका जो विशिष्ट क्षेत्र है वो वन को विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए पाँचवा का हो गया। अब चलते हैं छठा। छठा क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सबका हक हो, जैसे कोई भी संगठन जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में हो, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो कोई भी जगह या कोई भी संगठन, कोई भी कार्यालय जो सरकार के गठन में, मतलब सरकार के अंदर नियंत्रण में हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। उसमें सबका अधिकार होता है, पूरे नागरिकों का। ठीक है, अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग देखने वाले हैं। तो यह है, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन या देन होता है तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब इसमें आपको पैसा लेके सामान खरीदना नहीं पड़ता। मतलब आप कुछ वस्तु दीजिए, उधर से उसके बदले कुछ वस्तु देगा। जैसे में मैंने एक लिया, देखिए, एक गाय को लेकर 10 बकरियां देना। मतलब एक गाय आपको लिए और 10 बकरियां उसके बदले में दिए। इसी तरह वस्तु हुई, यानी कोई भी वस्तु, मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब चलते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये मेरा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला हम लोगों का बता रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। किन्हीं दो पर लिखना था, तो इसमें 3 दिया है, 3 में से 2 लिखना है, तो हम तीनों का बता दिए। अब देख लीजिए, पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक
कलंकित घटना है। मतलब ये जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी। इसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। मतलब इसमें क्या हुआ था, अमृतसर में एक मेला लगा था, उसमें जो शांतिपूर्वक भीड़ जमी हुई थी अपना मेला में, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी चारों तरफ से, जो दरवाज़ा बंद करवा के, मतलब उसमें बड़ा बड़ा दरवाज़ा रहता था, तो वही, तो उसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से जानते हैं। देखिए, अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए थे। इसके कारण भी अनेक लोग इस कुशस्त घटना के दौरान मारे गए थे। यह घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती। या मतलब यहाँ वहाँ जब गोली चला रहे थे तो उनसे बचने के लिए वहाँ आसपास जो कुआं था उसमें कुछ लोग कूद गए, लेकिन उनसे भी कई लोग मर गए, ठीक है, कुआं में कूदने से भी। और यही जो घटना है उसी को ही हम लोग भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चलिए, दूसरा हम लोग वो बी जो ऑप्शन था उसमें था वो रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना छोटा सा। तो 8 मार्च 1919 को 8 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट लागू किया गया। ये रॉयल एक्ट है जो 8 मार्च 1919 को लागू किया गया। ये डेटा थोड़ा याद रखिएगा। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की क्रांति को कुचलने के लिए सर किडनी रोलेक्ट की कमेटी नियुक्त की गई थी। तो कौन सी कमेटी? सर किडनी रोलेक्ट, ठीक है, इसकी कमेटी नियुक्त की गई थी। 1918 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1918 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1919 फरवरी में कमेटी द्वारा सुझाए गए आधार पर केंद्रीय विधान मंडल में 2 विधायक लाए गए थे। मतलब जो 1919 में जब फरवरी में इस कमेटी के सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधान मंडल में 2 विधायक को लाया गया, फिर यह रॉयल एक्ट या काला कानून के नाम से जाने लगा। इसे रॉयल एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया मेरा। अब चलते हैं अगला की तरफ। उससे पहले बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ हर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है चोरी चौरा हत्याकांड। तो चोरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक कस्बे में हुआ था, ठीक है। मतलब चोरी चौरा में हुआ था, गोरखपुर के जिले के, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इस शहर में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई। कब हुई? 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, जब किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। तो जब किसानों की एक बड़ी भीड़ थी जो गई और थाने में आग लगा दी, जिससे लगभग 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। मतलब उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो जैसे ही 22 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 नागरिकों की मौत हो गई, तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में जो चल रहा था उसे वापस कर लिया गया, ठीक है। चलिए, अगला है, हम लोग लिए हैं दूसरा, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो महामंदी क्या है? तो 1930 की महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार की भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है। मतलब यहाँ तो बहुत कारण था, लेकिन इसमें जो शेयर बाजार और बैंकों का विफल होना, मतलब गिरावट आना, बस यही सबको मुख्य कारण माना जाता है, जिसमें शेयर धारकों को 40 अरब डॉलर का सफाया हो गया। मतलब शेयर जो धारक थे उनका 40,000 डॉलर का सफाया हो गया, मतलब घाटा हो गया, हानि हो गया, ठीक है। इसके अलावा 9,000 बैंकों को दिवाला निकल गया, मतलब 9,000 बैंक बर्बाद हो गए, ठीक है। वो पूरी तरह से दिवाला निकलना यानी बर्बाद हो जाना पूरी तरीक़े से। बैंक में जमा राशि का बीमा ना होने से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। मतलब जो बैंक में राशि थी उसका बीमा नहीं होने से जो उसमें पूंजी रखे थे लोग, वो पूंजी खत्म हो गई। जो बैंक बचे रहे उन्होंने पैसे का लेन देन रोक दिया। मतलब और जो बैंक बच गए थे उन्होंने पैसा लेना देना बंद कर दिया, जैसे थे वैसे ही, जो दिए हैं, जो लिए हैं लिए, अब लेना देना बंद। लोगों ने खरीदारी भी बंद कर दी, जिससे कंपनी बंद होने लगी, नौकरियां जाने लगी। अगर कोई खरीदना बंद कर देगा तो कंपनी भी बंद होगा, और कंपनी बंद होगा तो नौकरी पर क्यों रखेगा, उसको तो भेज ही देगा, मेरा चल ही नहीं रहा। तो ये होने लगा, ठीक है, यही है महामंदी के कारण। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के कारण लोगों के समूह में अंतर होना।
मतलब जो जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के कारण जो लोगों के समूह में अंतर होता है या सामाजिक विभाजन बन जाता है, तब ये सामाजिक विभाजन बन जाता है। ठीक है, जब ये सब में अंतर होता है। जब कुछ सामाजिक विभिन्नताएं किसी अन्य सामाजिक विभिन्नताओं से मिल जाती है, दूसरे शब्दों में हम दूसरे शब्दों में जानते हैं, जब दो या दो से अधिक सामाजिक मिल जाती है तो एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। मतलब दो से दो, जैसे एक जाति के दूसरे जाति से मिल जाते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अमेरिका के स्रोतों तथा स्रोतों के अंतर की उनकी भिन्नता जाति के कारण है। देखिए उनमें जो है अमेरिका के स्रोत हैं और वहाँ के स्रोतों हैं, उनमें जो अंतर है वो जाति की भिन्नता का है। ठीक है, जो कि सामाजिक विभिन्नता है, जिसे हम सामाजिक भिन्नता कहते हैं। यह सामाजिक भिन्नता तब बनता है जब आय संबंधी कारकों को देख जाने लगता है। मतलब जब यह कब बनता है, जब आय से रिलेटेड संबंध को देखा जाने लगता है। ठीक है, अश्वेत गरीब तथा बेघर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, गरीब बेघर होते हैं, जबकि श्वेत अमीर तथा शिक्षित होते हैं। और जो अश्वेत है वो गरीब और बेघर होते हैं, लेकिन श्वेत जो है वो शिक्षित और अमीर होते हैं। ठीक है, अगला है, यह लोगों को विभाजन कर देता है तथा उसे महसूस होने लगता है कि भिन्न समुदाय से संबंधित है। तो उसे जब अलग कर देता है, विभाजन कर देता है, तो उसे महसूस होने लगता है कि जो भिन्न है वो समुदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा की तरफ चलते हैं। हम लोग देख रहे हैं देख रहे हैं सेक्शन बी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप देख लिया। ठीक है, राजस्थान के शुल्क और अधिशुल्क क्षेत्रों में वर्षा संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो वहाँ जो है वर्षा का संग्रहण मतलब संगठित कैसे किया जाता है? ठीक है, तो राजस्थान के अर्धशुल्क और शुल्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में पानी का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। मतलब जो छत से पानी निकलता है उसे बीकानेर तरीकों से, फलौदी, बाड़मेर, ये सब तरीका से, मतलब ये सब शुल्क क्षेत्रों में, ये तरीका ना, ये क्षेत्र है, ये जगह का नाम है, वहाँ पानी एकत्र करने के लिए वर्षा जल का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। मतलब यहाँ क्या होते हैं, कैसे हम कहाँ संगठित करते हैं, तो भूमिगत टैंक मतलब भूमि के अंदर टैंक रहते हैं, या तो फिर टांका, मतलब जो बड़ा टैंक का बड़ा रूप को टांका कहते हैं। ठीक है, इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है, इनका आकार एक बड़ा कमरा के जैसा होता है। ठीक है, हो सकता है। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चावल की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाओं की जरूरत पड़ती है वो हम लोग को वर्णन करके मतलब इन्हें बताना है। तो चावल भारत के अधिकांश लोगों का खादान है, मतलब अधिकांश लोगों का खादान है। ठीक है, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। मतलब चीन पहला है, भारत दूसरा है। ठीक है, चावल एक खरीफ की फसल है। खरीफ फसल है, जैसे खरीफ फसल होता है ना, मतलब ये प्रकार है जिसे उगाने के लिए 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक सांद्रता 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब उसे उगाने के लिए 25 सेल्सियस के ऊपर और अधिक सांद्रता 100 सेमी से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। मतलब ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ मतलब वर्षा कम होती है तो वहाँ क्या किया जाता है, सिंचाई के माध्यम से वहाँ चावल उगाया जाता है। ठीक है, चावल उत्तर और उत्तरी पूर्व मैदानों, तटीय और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कहाँ, उत्तरी पूर्व मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है जहाँ पानी की कमी ना हो। नहरों के जल एवं जलकूपों की सघनता के कारण हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मतलब किन के कारण ये संभव हुआ है, नहरों के कारण, जलकूपों के कारण, और जो भी है ये सिंचाई से हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में भी ये चावल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, राजस्थान जैसी जगहों में भी। ठीक है, तो चलिए आगे इसका चलते हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करें। मतलब वस्तु विनिमय की क्या क्या कठिनाइयाँ होती है विनिमय से। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्ति को
खोजता है जो उनकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दे। मतलब उसे आदमी को ढूंढना पड़ता है कि वैसा मनुष्य मिल जाए जो मेरा वस्तु लेके हमको जो जरूरी वस्तु है वो दे दे, ठीक है। उदाहरण के लिए माना नकुल के पास एक किताब है, वह उसके बदले 2 पेन लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो किताब देखा 2 पेन देना चाहता हो। मतलब अगर नकुल के पास, देखिए ये उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण। तो नकुल के पास एक किताब है, वो चाहता है कि किताब देके हमको 2 पेन मिल जाए, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो किताब ले ले और 2 पेन दे दे। तो यही सब ढूंढने में बहुत कठिनाई है और जिसमें समय लगता है, शक्ति और व्यर्थ नष्ट होंगे, या भी हो सकता है कि उसे ऐसा व्यक्ति मिले ही नहीं। मतलब ऐसा भी होता है कि उसे ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जिसमें एक दिन के लाखों व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं को विनिमय करते हैं, ऐसे लोगों को मिलना लगभग असंभव होता है। मतलब ऐसे लोग मिलना ही असंभव होते हैं। अब आप चाहिएगा जो बदल के लें तो वो आदमी ले, मेरा चीज़ पसंद करे या ना, तो ऐसे में ये कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो संभव नहीं है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 7वां की तरफ चलते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण की बात करें तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण एक करने के रूप में जाना जाता है। 2 की अपने आप में एक जटिल परिघटना है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ज़रूरत वाली चीज़ है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर एवं अधिक एकीकृत करना है। मतलब ये इनका उद्देश्य है कि विश्व में जो भी चीज़ों की है उसे निर्भर एवं अधिक एकत्रित करना, मतलब एक करना, ठीक है। वैश्वीकरण की परिभाषा हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं तब ऐसी परिस्थिति को वैश्वीकरण कहते हैं। ये आपको देखिए ये है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर वैसे आ जाए वैश्वीकरण किसे कहते हैं तो ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, वो वाला, ठीक है। तो ये है जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर आपस में काम करते हैं तो इसे ही हम लोग वैश्वीकरण जानते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जाते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोल रहा 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और बताइए कि आंदोलन में क्यों शामिल हुए। मतलब जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे उनकी सूची बनाइए और वो क्यों शामिल हुए थे असहयोग आंदोलन में, ये भी बताना है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो आपको लिख देना असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों की सूची। तो देखिए पहला हम लोगों ने लिख दिया शहर का मध्यम वर्ग, बागान मजदूर, विद्यार्थी एवं अध्यापकगण, ग्रामीण क्षेत्र के किसान और वन्य प्रदेशों के आदिवासी, सौदागर और व्यापारीगण। उसके बाद हम लोगों ने लिखा बुनकर और अन्य कारीगर, मुस्लिम खिलाफत कमेटी के सदस्य, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, ठीक है। इतना कोई शामिल हुए थे, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अब इसको आगे लिखना है। देखिए 3 समूह के लोग और इनकी आशय व संघर्ष, मतलब ये सब क्यों शामिल हुए थे वही हम लोग 3 गो का लेके बताएं। पहला शहर के मध्यम वर्ग, इसमें मुख्य रूप से छात्र, शिक्षक और वकील शामिल थे। मध्यम वर्ग मतलब जो मिडिल क्लास, ठीक है। तो इसमें छात्र, शिक्षक और वकील थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन और बहिष्कार से जुड़ने का आश्वासन करते हुए उन्होंने साहसपूर्वक जवाब दिया। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन से जुड़ा और अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए उत्साहपूर्वक जवाब दिया। उन्होंने आंदोलन को विदेशी वर्चस्व के स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि विदेशी के वर्चस्व से स्वतंत्रता के मार्ग में हम लोग हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए खादी कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की तुलना में अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीदने में जोखिम थे। मतलब जैसे उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण दिया है कि खादी कपड़ा है वो अक्सर बड़े पैमाने पर कपड़ों की तुलना में अधिक महंगा था, तो गरीब लोग इसे खरीदने में जोखिम नहीं उठा सकते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र, अब दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र हम लोगों ने लिया। ग्रामीण क्षेत्र के किसान और वन्य प्रदेशों के आदिवासी, कई स्थानों पर किसान असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। मतलब कई जगह जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई जगह पर किसानों ने अपना अपना भाग लिया, सम्मिलित हुए। यह आंदोलन मुख्य रूप से तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। मतलब यह जो आंदोलन था वो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। स्वराज के द्वारा वे समझ गए कि उन्हें किसी भी कर
की भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब स्वराज के द्वारा, मतलब आंदोलन स्वराज के द्वारा उन्होंने समझ गए कि उन्हें किसी भी कर यानी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला है, और भूमि पुनर्वर्तित हो जाएगी। मतलब हम लोगों की भूमि जो है अंग्रेजों ने लिए हैं वो फिर से मिल जाएगी। किसान आंदोलन अक्सर हिंसक हो गया और किसानों को बुलेट और पुलिस के क्रूरता का सामना करना पड़ा। जो किसान का यही आंदोलन था, इसमें जो किसान लोग लिए थे वो एक हिंसक रूप में हो गया। ठीक है, तो किसानों को पुलिस के बुलेट और क्रूरता मतलब गुस्सा का सामना करना पड़ा। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने लिया बागान मजदूर। बागान कार्यकर्ताओं भी गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल हुए। बागान के कार्यकर्ताओं भी आंदोलन में शामिल हुए। बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का अर्थ यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे जा सके। मतलब वो चाहते थे कि आज़ादी मिलने से अब वो जब चाहे तब वो चार दीवारों से जा सके, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। मतलब उनको बंद करके रखा गया था। ठीक है, बागान कार्यकर्ताओं, तो वो चाहते थे जब चाहे हम जा सके, इसलिए उन्होंने गांधी जी को असहयोग आंदोलन में समर्थक किया। ठीक है, उनके लिए आज़ादी का अर्थ था कि वे अपने गांव से संपर्क कर पाए। मतलब वो अपने गांव से संपर्क कर पाए, जहाँ चाहे वहाँ जा सके, ये सब उनका अर्थ था। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छुट्टी नहीं होती थी। मतलब 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, मतलब उनके तहत जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्हें वहाँ से बाहर बिना इजाज़त का जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, मतलब जाने ही नहीं दिया जाता था, और यह छूट उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। मतलब उन्हें शायद ही कभी मिलती थी, वैसी मिलती ही नहीं थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारी की अवहेलना करने लगे। मतलब जैसे ही उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। मतलब उन्होंने जैसे ही ये सब सुना तो बागान को छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के अपने घर की ओर चलने लगे। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब वो प्रत्येक गांव में ज़मीन मिल जाएगी। मतलब अब उन्हें लगने लगा कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो प्रत्येक गांव में ज़मीन मिल जाएगी अब। ठीक है, यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण देते हुए युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताइए। तो ये है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी युक्तिपरक कारण साझेदारी या तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, साझेदारी या तर्क के सिद्धांत पर काम, जबकि नैतिक तत्व सत्ता के बंटवारे के महत्व को बताता है। लेकिन नैतिक तत्व जो है सत्ता के बंटवारे के महत्व को बताता है। युक्तिपरक कारण शक्ति विभाजन के लाभों पर बल देती है और नैतिक कारण वास्तविक शक्ति विभाजन की योग्यता पर बल देती है। ठीक है, मतलब समझिए जो ये है युक्तिपरक, वो हम लोगों को शक्ति विभाजन के लाभों पर बल देती है, और नैतिककरण जो है वो वास्तविक शक्ति विभाजन की योग्यता पर बल देती है, योग्यता पर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं युक्तिपरण है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है। मतलब ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो जो यहाँ सत्ता का बंटवारा होता है उससे टकराव कम होते हैं, हिंसा कम होती है। भारत में अनेक सामाजिक समूह भाषा, क्षेत्र, लिंग, धर्म, सामाजिक स्तर बांटे जा सकते हैं। मतलब इनसे भाषा, क्षेत्र, लिंग, धर्म, सामाजिक स्तर बांटे जा सकते हैं। अतः सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को रोकने के लिए सामाजिक समूह के बीच सत्ता की भागीदारी लाभदायी। मतलब जो है सामाजिक और राजनीतिक के संघर्ष को रोकने के लिए सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसे सत्ता की भागीदारी का बौद्धिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि संविधान निर्माण के समय 3 भाषाई फॉर्मूला विद्यार्थियों पर लागू न कर सभी हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोप दिया जाता है तो भारत के अनेक भागों में हिंसात्मक आंदोलन चलते परंतु वर्तमान में भारत में सभी लोग स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ यूरोपीय भाषा भी सीख रहे हैं।
मतलब अगर उदाहरण के तौर पर बता रहा है कि अगर हम लोग संविधान निर्माण के समय बोल देते कि नहीं विद्यार्थियों को सिर्फ हिंदी भाषा ही पढ़ना है या तो बोलना है, तो उनमें हिंसक आंदोलन होता, लड़ाई होती, मतलब बहुत तरीका से हो सकता था। लेकिन लेकिन वर्तमान में ऐसा बात नहीं है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा मतलब लोकल भाषा और यूरोपीय भाषा भी सिखा रहे हैं, मतलब सीखा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत तो नैतिक कारण क्या है, चलिए नैतिक कारण जो है वो हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र में वह सरकार वैधानिक होती है जिसमें सभी लोग व्यवस्था से जुड़े होते हैं। सरकार लोकतांत्रिक को उत्तरवादी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयत्न करती है। कानून इस तरह बनाए जाते हैं जिससे कि किसी की भी धार्मिक आस्था और विश्वासों को ठेस ना पहुँचे। प्राचीन वर्गों में सामाजिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जिन्हें अभी तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, सत्ता भागीदारी का यह दृष्टिकोण नैतिक दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण नैतिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो मतलब जैसे हम समझ लीजिए, जो लोकतंत्र है वह सरकार वैधानिक होता है जिसमें व्यवस्था से जुड़े लोग रहते हैं, नागरिक जुड़े रहते हैं। यह उत्तरवादी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करते रहती है। ठीक है, कानून इस तरह बनाए जाते हैं जिससे किसी के भी धार्मिक आस्था और विश्वासों पर ठेस ना पहुँचे, किसी को भी दुख ना हो। प्राचीन वर्गों में राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा का पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें अभी तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया उन्हें यह बताया जाता है। इसी प्रकार की सत्ता को हम नैतिक दृष्टिकोण कहलाता है, यही नैतिक दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। तो जो सड़क परिवहन है रेल परिवहन से ज़्यादा उपयोगी है। ये कैसे है, तो देखिए निम्न कारण है। इन कारण से पहला है, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है, मतलब कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग लिख देंगे पॉइंट बाय पॉइंट बना के, इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। मतलब जो इसका निर्माण है सड़क का वो किसी भी निर्माण जगह पर या तो ऊंचे स्थानों पर किया जा सकता है। चलिए तीसरा जो है वो सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्तियों के लिए पहुंच के अंदर होते हैं तथा 24 घंटा उपलब्ध होती है। मतलब ये जो है वो साधारण व्यक्ति, गरीब, मतलब सबके लिए पहुंच के अंदर होती है, इसमें किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है और ये 24 घंटा उपलब्ध होता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगला चलते हैं, चौथा पॉइंट है हम लोग का, इसकी देखभाल की लागत कम आती है। मतलब इसके देखभाल करने के लिए जो लागत लगती है, मतलब पैसे लगते हैं, वो कम लगती है। चलिए पांचवा पॉइंट ले लिए हमने, इसके माध्यम से ही कृषि का विकास होता है। इसके माध्यम से कृषि का विकास कैसे हो जाता है कि हम लोग ट्रेन से अगर चाहें तो कुछ सामान यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, कृषि का कोई भी सामान, लेकिन ये रोड से हम ले जा सकते हैं। ठीक है, इनसे विकास होता है। छठा पॉइंट ले लिया, सड़क परिवहन में व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने की विशेष गुण होती है। मतलब ये एक दूसरे की सेवा प्रदान कर सकता है, लेकिन ट्रेनों में ऐसा नहीं होता। चलिए सातवां पॉइंट ले लिए, सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध एवं सब्जियों आदि को भिन्न क्षेत्रों में ढाने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा साथ ही किसानों का ज्ञान बढ़ता है। तो सड़क है जो तुरंत ही नष्ट होने वाली वस्तु है जैसे दूध, सब्जी, उसे विभिन्न क्षेत्रों में तुरंत ही ढोकर पहुंचाने का काम करती है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और साथ ही किसानों का ज्ञान भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का बता रहा है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो पहला है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मतलब ये जो है मुद्रा, पैसा, धन है, वो किसी भी वस्तुओं को खरीदने या सेवा खरीदने के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, आवश्यक के दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली का एक अनिवार्य विशेषता है। मतलब ये दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली का एक आवश्यक विशेषता है जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करते आवश्यकों को दोहरे संयोग की जरूरत खत्म कर देती है। मतलब देखिए तो ये जो है वो बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, इसमें किसी भी वस्तुओं का विनिमय नहीं होता। ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग होता है और जो ये मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है, मतलब बहुत ही हम लोगों को खरीदने लेने में भूमिका प्रदान करती है, जो दोहरे संयोग की जरूरत खत्म कर देती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग उदाहरण एक ठो ले लिए हैं छोटा सा, देखिए आप लोग देख लीजिए। जूता निर्माण के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वे
ऐसे किसान को ढूंढे जो केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूँ भी बेचे। मतलब उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जूता खरीदे और गेहूँ बेचे, उसके केवल अपने जूते के लिए खरीद कर ढूंढना है। मतलब उसको सिर्फ अपने जूता के लिए खरीद कर ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूँ या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है। मतलब वो जूता देकर पैसा मुद्रा में बदल लेगा तो वह कुछ भी खरीद सकता है, गेहूँ या तो और भी कुछ खरीद सकता है। उसको उसको गेहूँ के लिए पर्सनल मतलब विनिमय के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है, वो है चित्र बनाने का, दर्शाने का, तो मैप पर। तो उसके लिए अगर बोलिएगा तो अलग से वीडियो आ जाएगा। तो ये वीडियो था, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पीडीएफ टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर ले, ठीक।